तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन के, तो आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं किसी बैंकिंग के फील्ड में अच्छी खासी सैलरी के साथ और अच्छे खासे अलाउंसेस के साथ, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई के जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई ने अभी अभी 5180 से ज़्यादा पोस्ट की रिक्रूटमेंट कर रही है। तो इस पोस्ट में हम क्या इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि रिक्रूटमेंट डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे और एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। एज लिमिट कितनी होगी और किस किस को एज रिलैक्सेशन मिलेगा और कितने साल तक का मिलेगा, और सैलरी कितनी होंगी और एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी। हर कैटेगरी की अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी होती है और उसको कैसे पे करना है, ऑनलाइन या चलन के थ्रू, और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी हम देखेंगे। और फाइनली सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कितने स्टेज में एग्ज़ाम्स होंगे या फिर इंटरव्यू होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था, एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2025 की रिक्रूटमेंट है। भारत के सबसे बड़े बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट, इसमें कस्टमर सपोर्ट और सेल्स का काम होगा। इन पोस्टों के लिए 5180 से भी ज्यादा खाली जगहों की भर्ती कर रहा है, रिक्रूटमेंट कर रहा है। ये उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर नौकरी करना चाहते हैं। और एसबीआई जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ जरूरी एलिजिबिलिटी, एज और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, एप्लीकेशन फी कितनी होगी, एज रिलैक्सेशन कैसे रहेगा और सैलरी कितनी होगी, ये सारी चीजें और इम्पोर्टेंट डिटेल्स और इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पूरी तरह से इसको समझते हैं। रिक्रूटमेंट डिटेल्स के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो इस रिक्रूटमेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5180 जूनियर एसोसिएट पोस्ट की फिल करने की डिसीजन दिया है। ये तो हम जान ही चुके हैं। ये पोस्ट देश के अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अवेलेबल है। सिर्फ एक ही स्टेट में नहीं, जितने भी स्टेट्स है हर जगह और हर यूनियन टेरिटरीज में ये भर्तियां हो रही है। तो दूसरी चीज है, कर्नाटका में भी 468 पोस्ट है कर्नाटक वालों के लिए। इन पोस्ट को रेगुलर और बैकलॉग पोस्ट के रूप में बताया गया है। और नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी, हम देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन जिसने कंप्लीट किया है या फिर उसके बराबर उसका जिसका क्वालिफिकेशन हुआ है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और नेक्स्ट जो है, जिन कैंडिडेट्स के पास इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री, आईडीडी जिसे शॉर्टकट में किया जाता है, उसका सर्टिफिकेट है, उन्हें ये कंफर्म करना होगा कि उन्होंने 31/12/2025 तक डिग्री एग्जाम पास कर लेंगे, तो भी वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और नेक्स्ट आता है, जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या फिर 6th सेमेस्टर में है, वो लोग भी प्रोविजनल तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी कंफर्म करना होगा कि 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले उनका फाइनल ईयर एग्जाम क्लियर होगा, तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, कम से कम 15 साल की सर्विस कंप्लीट कर चुके एक सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको भी क्या कंफर्म करना होगा, 31/12/2025 से पहले पहले उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज आती है एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट जो है, कम से कम 20 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। जो कैंडिडेट्स 2/4/1997 और 1/4/2020 के 2005 के बीच में जो पैदा हुए हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि 2/4/1997 को जो पैदा हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है, और 1/4/2005 को जो पैदा हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है।
ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच के ही डेट वाले, ये दोनों डेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये अब जानते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, उसी तरह OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का, और जनरल या फिर EWS कैंडिडेट्स, इस कैटेगरी को बिलोंग करने वाले अगर कोई हैंडीकैप है तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। उसी तरह OBC कैटेगरी के हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, और SC ST कैटेगरी के हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। अब देखते हैं एक सर्विसमैन को कितना है। इनको तो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जितना मिलना चाहिए उतना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और विधवा, डाइवोर्स, जिसका डाइवोर्स हुआ है वो औरत, उनको 7 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा अगर वो जनरल है तो। और OBC वालों के लिए 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट्स के जो विधवा है या फिर जिनका डिवोर्स हुआ है वो लोग 40 साल की उम्र तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली बात आती है सैलरी की। SBI जूनियर एसोसिएट पोस्ट में अच्छी सैलरी अलाउंस मिलती है, और जूनियर एसोसिएट के रूप में चुने गए कैंडिडेट्स का पे स्केल 19,900 से 22,900 तक हो सकता है, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। एक नए जूनियर एसोसिएट की मंथली सैलरी न्यू पेंशन स्कीम के तहत अलग अलग अलाउंस के साथ लगभग 29,000 होगी, और सैलरी सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, वेरिएंट हो सकती है। तो नेक्स्ट बात आती है एप्लीकेशन फी के बारे में। SC ST हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, और जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये ऑनलाइन फी पे करनी होगी, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए। अब देखते हैं एग्जाम सेंटर्स कहाँ पे होंगे। हम सिर्फ कर्नाटका के देखेंगे। बागलकोट, बेळगावी, बಳ್ಳारी, बेंगलुरु, दावणಗೆರೆ, धारवाड़, गदग, कलबुर्गी, हासन, हुब्बಳ್ಳಿ, मंगलुरु, मैसूरू, शिवमोगा, तुमकुरू, उडुपी, इतने सिटीज में एग्जाम सेंटर्स होंगे। जो भी कर्नाटका के कैंडिडेट्स है वो ध्यान रखें अपनी करीबी सिटी कौन सी है वहां पे अप्लाई करें। तो इम्पोर्टेंट डिटेल्स भी हम देखेंगे, जैसे कि रिटर्न एग्जाम में एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होंगे और एक मेन एग्जाम होंगे। जिसने प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर किया वो मेन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होगा, और जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के जो मार्क्स होंगे वो सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं होंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम में 100 मार्क्स का होगा, इसकी ड्यूरेशन 30 मिनट्स की होगी। इसमें अगर आपने 4 क्वेश्चन के गलत आंसर दे दिए तो 1 मार्क्स कटेगा आपका, यानी कि 1 मार्क्स का 0.25 मार्क्स नेगेटिव होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा अभी ये भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होगा, जिसके ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएंगे। फेज 1 में क्या होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जैसे अभी भी हमने देखा। ये एग्जाम ऑनलाइन होगा और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे। एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, और रीजनिंग एबिलिटी होगा। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स होंगे, और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम की ड्यूरेशन 1 घंटे की होगी। इसमें हर सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट होंगे, यानी कि टोटल 60 मिनट। हर गलत आंसर के लिए 1/4 मार्क्स कटेंगे, यानी कि 0.25 पर क्वेश्चन। अगर 4 आपने गलत आंसर दे दिए तो 1 मार्क्स आपका कट गया उसमें, जिसमें आपने सही भी दिया हो तो उसका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स को बैंक द्वारा डिसाइड किए गए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को क्लियर करना होगा। तो नेक्स्ट आता है फेज 2 के बारे में। मेन एग्जाम्स, जिसने प्रिलिमिनरी क्लियर किया तो वो मेन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होगा। मेन एग्जाम भी ऑनलाइन कंडक्ट होगा। इसमें टोटल 190 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स होंगे। मेन एग्जाम सेक्शंस होंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस में इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स होंगे। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स होंगे। उसी तरह रीजनेबल एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन और 60 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से 190 क्वेश्चन के 200 मार्क्स होंगे।
तो अगली बारी आती है एग्जाम की टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे 40 मिनट की होगी। हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम दिया जाएगा। जैसे कि जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का अलग टाइम पीरियड होगा, जनरल इंग्लिश के लिए अलग टाइम पीरियड होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के लिए अलग टाइम पीरियड होगा। 2 घंटे 40 मिनट में इन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में मेन एग्जाम्स के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था। और एक चीज है लोकल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में। अगर आप कर्नाटका में अप्लाई कर रहे हैं तो कंपलसरी है कि आपको कन्नड़ा पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना चारों आने चाहिए, तो ही आप कर्नाटका में अप्लाई कर सकते हैं। आपको आते हैं तो, क्योंकि इसका एग्जाम देना होगा आपको। अगर आपने प्राइमरी या हाई स्कूल में या 12वीं में अगर आपने लोकल लैंग्वेज स्टेट की कर्नाटका की कन्नड़ लैंग्वेज आपने स्टडी की है, तो फिर आपको इस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो आप जो भी स्टेट के हैं उस स्टेट में आप पढ़े लिखे हैं, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपके सिलेबस में रही होगी, तो फिर आपको कंपलसरी लोकल लैंग्वेज टेस्ट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन कैंडिडेट्स ने 10th या 12th क्लास में लोकल लैंग्वेज पढ़ी है उन्हें ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया था अभी। मेन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कंडक्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होंगे। क्या आप एक से ज्यादा स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई कर सकता है। इंटर रीजन या फिर इंटर स्टेट ट्रांसफर हो सकता है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर मान लो कि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर लेना है, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए इंटर रीजन मतलब अभी कर्नाटका में बेंगलुरु एक रीजन है, गुलबर्गा है, बेलगांव है, ये जैसे मैसूर, अलग अलग रीजन है ना। इस रीजन में आप मान लो बेलगांव रीजन में आपको दूसरे रीजन में जाना है बेंगलोर में, तो आप ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक टाइम पीरियड है 3 साल तक का, उसके बाद फिर आपकी ट्रांसफर हो सकती है एक रीजन से दूसरे रीजन में या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सकता है। 3 साल तक तो नहीं हो पाएगा। क्या एप्लीकेशन फीस रिफंड होगी? नहीं होगी। किसी भी कंडीशन में फीस रिफंड नहीं होगी और ना ही इसका इस्तेमाल किसी दूसरे एग्जाम या सिलेक्शन प्रोसेस के लिए किया जाएगा। तो अगली बारी आती है अगला क्वेश्चन, फाइनल सिलेक्शन कैसे किया जाता है? फाइनल सिलेक्शन अब हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। फाइनल सिलेक्शन मेन एग्जाम्स में मिले मार्क्स के बेसिस पर किया जाता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं होंगे, याद रहे इस बात को। क्या विडोज के लिए एज रिलैक्सेशन है? हाँ, ये तो हम जान ही चुके हैं। विडोज के लिए, डाइवर्स वुमेन के लिए और लीगली सेपरेट हुई महिलाओं के लिए 7 साल की एज रिलैक्सेशन है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए 38 साल और एससी एसटी के लिए 40 साल, जो विडो है या फिर डाइवर्स्ड है, जिसका विवाह विच्छेदन हुआ है। क्या मेन एग्जाम्स में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं? नहीं। बैंक के मिनिमम कट ऑफ स्कोर कंसिडर करेगा। बैंक एक मिनिमम कट ऑफ कोर्स स्कोर कंसिडर करेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन डीएक्सएस कैंडिडेट्स के लिए 5% की छूट होगी और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेट नहीं किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी हम देख लेते हैं। अप्लाई स्टार्टिंग डेट जो है 6 अगस्त 2025 से ही हो चुका है। लास्ट डेट 26/8/2025 तक रहेगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम सितंबर में होंगे 2025 में और मेन एग्जाम जो है नवंबर 2025 में हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।